हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज से आपका इंडियन पॉलिटी का पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम भारतीय राज्य व्यवस्था में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय जो संविधान लागू हुआ उसके पीछे क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, कि किस प्रकार से हमारा भारतीय संविधान ब्रिटिश के संविधान से और ब्रिटिश सरकार से प्रभावित है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश थे वो व्यापार करने 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने आए। ठीक है, तत्कालीन ब्रिटिश की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, कंपनी ने भारत में आकर व्यापारिक कार्य प्रारंभ किए, लेकिन 1765 ईस्वी से कंपनी के पास अब व्यापार करने के अतिरिक्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गए थे। और ये दीवानी के अधिकार, दीवानी का मतलब होता है अर्थात राजस्व वसूल करना और न्याय आदि के अधिकार। अब ये जो दीवानी के अधिकार थे वो किसने प्रदान किए थे कंपनी को? तो 1764 में एक युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जीता था मुगल सम्राट, उस समय का मुगल जो बादशाह था शाह आलम ने। शाह आलम ने 1764 में हुए बक्सर के युद्ध को जीतकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार प्रदान किए। और जैसे ही शाह आलम ने 1764 में बक्सर का युद्ध जीता और 1765 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी के अधिकार प्रदान किए, वैसे ही उसने धीरे धीरे भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनना प्रारंभ हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1858 ईस्वी में आपको पता होगा एक सिपाही विद्रोह हुआ। 1858 ईस्वी में जो सिपाही विद्रोह हुआ तब से क्या हुआ? उसके परिणाम स्वरूप अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और शासन पहुंच गया ब्रिटिश ताज के हाथों में। ब्रिटिश ताज के हाथों में पहुंच गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में जो ब्रिटिश शासन था वो कैसे कैसे लागू हुआ, तो आप कह सकते हो कि कंपनी का जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858 तक चला। 1773 से लेकर 1858 तक चला, जबकि भारत में ब्रिटिश ताज का शासन जो था 1858 से 1947 तक चला। ठीक है, आप ध्यान रखें कि कंपनी का शासन भारत में 1773 से 1858 तक चला और ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947 तक चला। ये ब्रिटिश ताज के हाथों में क्यों पहुंच गया शासन? क्योंकि 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ जिसने कि कंपनी की नीतियों का विरोध किया, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार को ये लगा, ब्रिटिश ताज को ये लगा कि भारत में अब अच्छे और अच्छी तरीके से शासन चलाने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कंपनी के हाथों से शासन लेकर अपने अंडर में कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, तो संविधान की आवश्यकता महसूस की गई जिससे कि हमारे भी कुछ नियम कानून होने चाहिए, जिससे कि हम अपने हिसाब से सरकार चलाएं, अपने हिसाब से अपना देश चलाएं। तो सबसे पहले 1934 ईस्वी में M.N. रॉय, जो कि एक वामपंथी नेता थे और साम्यवाद के प्रणेता थे भारत में, M.N. रॉय के सुझाव को अमल में लाने के लिए M.N. रॉय ने एक सुझाव दिया था कि भारत की अपनी एक संविधान सभा होनी चाहिए। M.N. रॉय के 1934 में, ध्यान रखेंगे सबसे पहले किसने सुझाव दिया था संविधान सभा के लिए? 1934 ईस्वी में M.N. रॉय ने एक सुझाव दिया था कि भारत की अपनी एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो इस सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, मतलब भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। अब भारत का अपना संविधान तो लागू कर लिया गया, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में अभी भी अनेक ऐसी विशेषताएं थीं जो ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी। ठीक है, और ब्रिटिश शासन की कुछ ऐसी घटनाएं थीं जो अभी भी हमारे संविधान के ऊपर प्रभाव डाल रही थी। ब्रिटिश शासन की अभी भी कुछ ऐसी घटनाएं थीं जो हमारे संविधान पर प्रभाव डाल रही थी। ठीक है,
हाँ, तो इन जो कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने हमारे संविधान पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला, तो इन्हीं घटनाओं में से हम कुछ घटनाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहली घटना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में ब्रिटिश सरकार ने एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जिसका बहुत ही संवैधानिक महत्व है। देखिए, कंपनी का शासन एक बार फिर देखते हैं। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक था, ठीक है। उसके बाद भारत में जो शासन की बागडोर थी वो ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने हाथों में ले ली, ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले ली, ठीक है। तो कुछ ऐतिहासिक घटनाएं थी जिनका हमारे भारतीय संविधान पर बहुत अधिक महत्व है। उनमें से एक घटना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम जरा जानते हैं। इस एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित तथा नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम। अभी तक क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित नहीं करती थी। वो अपने मनमाने ढंग से भारत में व्यापार भी कर रहे थे, प्रशासनिक कार्यों में भी हस्तक्षेप कर रहे थे, हर तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट या अधिनियम के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कार्य कर रही है उसको नियमित तथा नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए पहला कदम किस अधिनियम के तहत उठाया, तो आपका आंसर होना चाहिए 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार ने पहला कदम उठाया। इसके अलावा और कौन सा इसमें काम किया गया, इसके द्वारा, किसके द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे दी। मतलब इससे पहले इसके पास सिर्फ व्यापार करने के अधिकार थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम आने के बाद कंपनी ने ब्रिटिश शासन ने पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसी अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। केंद्रीय शासन का मतलब क्या हुआ, केंद्रीय शासन को आप ऐसे समझ सकते हो कि केंद्र में एक सरकार होती है और उसके राज्यों के अंदर अलग अलग राज्यों की सरकार होती है, ठीक है। और जो केंद्र सरकार होती है वो राज्यों की सरकारों को अपने हिसाब से समन्वय स्थापित करके काम करवाती है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में केंद्रीय शासन की नींव कब रखी गई पहली बार, तो आप ध्यान रखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। कैसे रखी गई, अभी मैं आपको और इसको डिटेल में समझाऊंगा। अभी हमने जाना कि जो 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम था उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें थी, ठीक है। अब हम जानेंगे कि इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, इस अधिनियम ने बंगाल का जो गवर्नर, पहले पद होता था बंगाल का गवर्नर, इस अधिनियम के आते ही तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब बंगाल के गवर्नर पद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नया पद शुरू कर दिया गया जिसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त करके उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद गठन की गई, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप ध्यान रखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। इसके बाद दूसरी विशेषता क्या है देखते हैं, मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मतलब भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी उस समय, मद्रास, बंबई और बंगाल या कलकत्ता कह सकते हैं, ठीक है। तो मद्रास एवं बंबई के गवर्नर जनरल जो थे मद्रास एवं बंबई के गवर्नर जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो गवर्नर था उसका पद बढ़ा के गवर्नर जनरल कर दिया गया और जो गवर्नर जनरल जो था उसके अंडर में या उसके तहत उसके नीचे मद्रास और बंबई के गवर्नर को रखा गया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी। तो केंद्रीय प्रशासन का मतलब क्या है कि सेंटर में बंगाल को एक सेंटर मान लिया गया, बंगाल को सेंटर मान लिया गया और उसके अंदर में मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को रखा गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो केंद्र में बैठा था, सेंटर में बैठा था और उसके अधीन मद्रास और बंबई के गवर्नर काम कर रहे थे। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और क्या हुआ इसके तहत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि 1773 के अधिनियम रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना
भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि जो भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता में जो स्थापित किया गया था, उसकी स्थापना तो 1774 में हुई थी, लेकिन किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। ध्यान रखेंगे, बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या लगाएं, 1773 लगाएं या 1774 लगाएं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई थी तो आप लगाएंगे 1774 ईस्वी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत हुई थी तो आप लगाएंगे 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। ठीक है, और कहां पर हुई थी? कलकत्ता में। अभी भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां है? अभी तो दिल्ली में है, लेकिन उस समय भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां था? कलकत्ता में। और उस समय भारत का जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे सर एलिजा एम्फे। और एक बात, उस समय जब भारत का सुप्रीम कोर्ट बना था तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और अन्य 3 न्यायाधीश थे। टोटल 4 न्यायाधीश थे, उनमें से एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 न्यायाधीश। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बदल चुकी है, बढ़ चुकी है। तो कितनी हो चुकी है ये आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कितनी हो चुकी है। ठीक, नेक्स्ट क्या था इसके तहत और क्या किया गया कि कंपनी के कर्मचारी जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो थे वो क्या करते थे? कंपनी की आड़ में अपना निजी व्यापार करते थे। कंपनी की आड़ में अपना निजी व्यापार करते थे। वह भारतीयों से उपहार व रिश्वत ले लेते थे, क्योंकि वो उनके पास अधिकार हो चुके थे राजस्व वसूलने के। तो क्या करते थे? कंपनी की आड़ में लोगों से, भारतीयों से उपहार और रिश्वत ले लेते थे। तो 1773 के अधिनियम ने क्या किया, जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने पर और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंध कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी। इसके अलावा एक विशेषता और थी। आखिरी विशेषता क्या थी इस अधिनियम की कि इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी बना दी। मतलब कंपनी में जो भी कार्य हो रहा है उसकी देखरेख करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक गवर्निंग बॉडी बना दी, जिसका नाम रखा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर हम कह सकते हैं इसको निदेशक मंडल की स्थापना की। इससे क्या हुआ, इस गवर्निंग बॉडी के माध्यम से जो कंपनी पर जो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था वो और सशक्त हो गया। अब कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियंत्रण रख सकती थी और स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर नियंत्रण कर दिया गया। अब क्या हुआ, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो कंपनी के द्वारा भारत में जो भी राजस्व प्राप्त होता था, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देती थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1773 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण सशक्त कर लिया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम यह था कि भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। ठीक है, तो आज आपका ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। ठीक है, अगला टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।